नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण और बढ़ते प्रदूषण के बीच दिवाली का त्योहार मनाया गया। दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। कुछ लोगों ने सरकारी आदेशों का पालन किया, लेकिन कुछ लोग होते ही हैं रूल्स तोड़ने के लिए। त्योहार का दिन था तो सरकारी आदेशों का उल्लंघन भी किया गया। अवैध तरीके से दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचे भी गए और प्रतिबंध के बावजूद भी पटाखे चलाए भी गए। नतीजा ये हुआ कि पहले से खराब दिल्ली की हवा और भी ज्यादा खराब हो गई और गंभीर स्थिति में वायु प्रदूषण का स्तर पहुंच गया। जगह जगह पर AQI बढ़ता चला गया। पीटीआई के मुताबिक दिवाली की रात 10 बजे तक ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 454 रहा और वहीं स्थानीय निवासियों ने अलग अलग जगहों पर यह बात कही है कि इस बार पटाखे बहुत कम चलाए गए हैं क्योंकि बिक्री ही नहीं हुई, तो लोग खरीदते कहां से। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो पटाखों की वजह से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि और भी जो कई कारण हैं उनकी वजह से भी दिल्ली में प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्यों ये प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। और कई इलाकों में आपको बता दें कि बेहद जहरीली जो है वो हवा हो चुकी है। सांस लेने में भी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और अभी तक भी दिल्ली में जो स्थिति है वो ठीक नहीं हो पाई। इस बार पटाखे बहुत कम चलाए गए, ऐसा स्थानीय निवासियों ने कहा है अलग अलग जगहों पर। लेकिन जिस तरीके से पटाखों पर प्रतिबंध था और पटाखों की खरीद बहुत पहले की जा चुकी थी, जो गोदाम या फिर जो बड़े होलसेलर होते हैं उन्होंने बड़ी संख्या में पटाखों की खरीद कर ली थी। अब उनको अपनी बिक्री भी करनी थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अवैध रूप से पटाखों को बेचा है और यही वजह रही है कि दिल्ली में पटाखों का इस्तेमाल किया गया। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ है? किए थे यानी कि बैन किए गए थे वो कहीं ना कहीं चोरी छुपे बिके जरूर थे, मगर पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ा, क्योंकि दिल्ली के जो तमाम लोग थे उन्होंने चोरी छुपे कह सकते हैं दुगने से तिगने दामों में खरीदे भी और यहाँ तक कि यूज भी करे और पटाखे को जलाए भी। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली का जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ चुका था वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिल्ली सरकार के लिए और दिल्ली की जनता के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखा था। मगर वही बात करें अब, जैसे जैसे शाम ढली है यानी कि दिवाली के अगले दिन जैसे ही जैसे शाम ढली है, तो कहीं ना कहीं जो हल्की फुल्की बारिश हुई है तो उससे कहीं ना कहीं मौसम में थोड़ी सी नरमी आई है और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर अनुसार घटा जरूर है। मगर बात करें जिस तरीके से निरंतर जैसे अरविंद केजरीवाल जी आसार लगाते कि बारिश होगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो पॉल्यूशन का स्तर है वो घटेगा, मगर वो उम्मीद कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो कह सकते हैं ऊपर वाले ने जरूर सुनी है। मगर हाँ, ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार की जो ऊपर जो वाले ने सुनी जरूर है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो खामियां थी यानी कि जो ग्रीन लेवल के पटाखे चोरी छुपे बिके वो और पराली जो निरंतर जल रही है वो, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो रेड लाइटों पे गाड़ी ऑफ कराने की प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जरूर खामियां थी। मगर खामियों को साथ साथ दिल्ली सरकार ने उन खामियों से सुन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि हमारी खामियां कहाँ थी और किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। मगर कहीं ना कहीं जो अधिकारी जो लगाए गए थे बाजारों के अंदर या फिर क्या है जो ग्रीन लेवल के पटाखों पर रोक लगाने के लिए, वो अधिकारी कहीं ना कहीं नजर नहीं आए, जिसकी वजह से दिल्ली वालों ने कहीं ना कहीं पटाखे खरीदे और उसे यूज भी करा, मगर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा। मगर अब कहीं ये शाम घटते घटते जैसे जैसे बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए कोई ना कोई फायदामंद हुआ है, क्योंकि निरंतर पॉल्यूशन का स्तर थोड़ा बहुत घटा जरूर है इससे। जी, भले ही एनजीटी कोई भी आदेश सुना दे, भले ही सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन दिल्ली वाले लोग क्या मानते नहीं हैं? क्या बड़ी संख्या में वहां पर पटाखे चलाए गए या फिर बहुत सारे बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया? देखिए बिल्कुल ज्यादा जिस तरीके से बात करें ग्रीन लेवल की जो पटाखे थे जो चोरी छुपे बिके जरूर थे मगर लोगों ने खरीदे भी। मगर बात करें जिस तरीके से लगभग हर साल खरीदते हैं
उसके अंदर कमी ना कहीं कमी आई है, क्योंकि लोगों ने काफी हद तक कुछ महंगाई की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से और कुछ कहीं ना कहीं जो लोगों को महंगा पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं उसके कारण जरूर रहा था। लोगों ने खरीदे जरूर है, मगर 40 से लगभग 50% के करीब लोगों ने खरीदे हैं, उसका इस्तेमाल भी हुआ है। मगर कहीं ना कहीं बात करें दिल्ली सरकार की, जहां इतने बड़े कानून कड़े कानून बनाने के बावजूद भी अगर चोरी छुपे पटाखे बचते हैं, तो इसके अंदर सीधा सीधा इशारा जाता है कि दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं खामियां जरूर रही है इसके अंदर। जी क्या कुछ कमी निकल कर के सामने आ रही है? क्या इस बारे में कोई समीक्षा की गई है कि कहां पर जो प्रशासन से चूक हुई है या फिर जानबूझकर ढिलाई बरती गई? देखिए, एक चीज तो गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से बात करें गाइडलाइन की, यानी कि तो तमाम गाइडलाइन बना दी जाती है, अधिकारी उनको फॉलो कराने के लिए लगा दिए जाते हैं, मगर अधिकारियों के जो नीचे काम करने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं, और लापरवाही के चलते या सीधे सीधे कहें ये वो अपनी जेब का तरफ ध्यान रखते हैं कि उनको कुछ कहीं ना कहीं ग्रिड लेवल के पटाखे बिकेंगे तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, जनता जाए भाड़ में, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ राजनीति खेलनी है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं करना है। जनता को जितना नुकसान होना है वो हो चुका है, क्योंकि निरंतर पराली का जो धुआं है, जो वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर आ रहा है, और दिल्ली एनसीआर को कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हो रही है। मगर दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए, मगर जनता के बारे में शायद दिल्ली सरकार ने इतनी गंभीरता से नहीं सोचा था। अगर सोचते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। जी जी, एक तरफ एनजीटी में ये कहा जाता है कि अपनी मौत का जश्न हम नहीं मना सकते, और दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एक दिन के पटाखे जलाने से इतना प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि एक दिन अगर दिवाली आता है एक साल में और दिवाली पर पटाखे चलाए जाते हैं, उससे अगर इतना प्रदूषण होता है तो बाकी के दिन क्या होता है जो प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी रहती है दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल जो है स्थानीय लोगों ने, यह बड़ा सवाल उठाया कि इस बार पटाखे बहुत कम चलाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दिल्ली में प्रदूषण है और दिवाली के अलावा जो बाकी दिन प्रदूषण रहता है, उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं अहम कदम उठाने होंगे। देखिए, बिल्कुल समझना होगा, एक चीज तो स्पष्ट है कि दिवाली पर यानी कि एक दिन के अंदर इतना पॉल्यूशन नहीं होता, ये सब जानते हैं, मगर हाँ, दिल्ली सरकार की खामियां जरूर रही है। जैसे बात करें जो फैक्ट्रियों की बात करें, जो उनसे धुआं निकलता है, जो उनसे केमिकल निकलता है, वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान देता है, पॉल्यूशन को बढ़ाता है। मगर बात करें जिस तरीके से निरंतर पराली जलती चली जा रही है, उसमें के अंदर भी, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या फिर यूपी सरकार हो या फिर पंजाब सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, तीनों की चारों की ही कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। अगर कमियां नहीं होती तो कहीं ना कहीं किसानों की जो परेशानी थी, यानी पराली उनसे लेनी चाहिए थी, उनको कुछ मुआवजा देना चाहिए था, और पराली का कहीं ना कहीं ऐसी जगह यूज करना चाहिए था जिससे पॉल्यूशन भी घट सके। मगर अगर पराली नहीं जलती तो शायद दिवाली के जो पटाखे जलते हैं उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही हुई है, इसके अंदर सभी जिम्मेवार है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर हरियाणा सरकार हो या फिर पंजाब सरकार हो या फिर कहीं यूपी सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, तमाम सभी जिम्मेवार हैं, और जहां तक कि जनता भी जिम्मेवार है इसके लिए। जी तो राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एनजीटी के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी राज्य के 13 जिलों में 3 दिन पहले 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं माने और सरकारी आदेशों की जमकर के धज्जियां उड़ाई गई। राजधानी लखनऊ में भी दिवाली की रात खूब आतिशबाजी देखने को मिली। नतीजा यहाँ पर अगले दिन सुबह देखने को मिला। इतना ज़्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ गया कि लोगों को सांस लेने में भी वहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए आज सुबह लखनऊ में नगर निगम के द्वारा रोड पर पानी का छिड़काव भी किया गया ताकि स्थिति को सुधारा जा सके और लोग वहाँ पर आसानी से सांस ले सके। यही नहीं, वायु गुणवत्ता का स्तर अभी भी लखनऊ में बेहद खराब बना हुआ है। देश भर में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एनजीटी की तरफ से जो फैसला सुनाया गया था कि जिन जगहों पर ज़्यादा प्रदूषण है वहां पर पटाखों की बिक्री पर, पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। और उसको देखते हुए अलग अलग राज्यों की सरकारों ने ये फैसला लिया भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी एनजीटी के निर्देश को देखते हुए फैसला लिया था। 13 अलग अलग जिलों में पटाखे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर राजधानी की बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर भी लोग नहीं माने। लोगों ने एनजीटी के निर्देशों और सरकारी आदेशों को पटाखों के साथ ही जला दिया। और यही वजह है कि लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिस तरीके से वहां पर पटाखे चलाए गए और इसकी वजह से जो प्रदूषण की स्थिति बनी वो सुबह, वो भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि लखनऊ में नगर निगम की तरफ से छिड़काव भी पानी का वहां पर किया गया ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके। जो धूल के कण हैं, जो पटाखों का प्रदूषण है, उसको कम किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो प्रदूषण की स्थिति है वो बेहद खराब बनी हुई है।
लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में सांस लेना मुश्किल सा लगता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया और इतनी धूमधाम से मनाया गया कि सरकारी आदेशों की पालना भी वहां पर नहीं की गई। एनजीटी ने निर्देश दिए कि प्रदूषण, जिस तरीके से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और अपनी ही मौत का जश्न हम नहीं मना सकते। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सख्ती दिखाई, एनजीटी ने जो निर्देश दिए उनका पालन करवाने के लिए 13 जिलों में प्रतिबंध लगा दिया गया था पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी जो सड़कों से तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी संख्या में पटाखे वहां पर चलाए गए और उसका नतीजा सुबह देखने को भी मिला। देखिए हितेंद्र, उत्तर प्रदेश के 12 शहर ऐसे थे जहां पर एनजीटी की गाइडलाइन अनुसार पटाखे जलाना बिल्कुल बैन किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही भरा रवैया सामने आया है और राजधानी लगी थी और सीधे तौर पर इस वक्त भी आप आवाज सुन सकते हैं कि पटाखों की आवाजें आ रही हैं। कहीं ना कहीं लोग पटाखे लगा रहे हैं और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से पटाखे मिल रहे हैं, तभी वो पटाखे लगा रहे हैं। कल इतनी आतिशबाजी हुई है कि आज सुबह जो AQI लेवल था वो लगभग 1400 के करीब पहुंच गया और एक नया रिकॉर्ड राजधानी वासियों ने दर्ज किया है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर होने का। आज यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम, आशियाना, कई ऐसे इलाके थे जहां पर सबसे ज्यादा धुंध दिखाई दी है, जहां पर कल रात बहुत आतिशबाजी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन आतिशबाजी को लेकर के जो नियम बनाए गए थे उसको रोक पाने में पूरी तरीके से असफल साबित हुआ है। जी पुनीत, जिस तरीके से आपने बताया कि AQI का जो स्तर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, वो मुझे लगता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का ही नाम शामिल होगा। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से आतिशबाजी के लिए जाना जाता है, राजधानी लखनऊ आतिशबाजी के लिए जानी जाती है, लोग यहाँ आतिशबाजी के शौक रखते हैं और उस शौक को पूरा करने के लिए कल लोगों ने एनजीटी की गाइडलाइन को भी नहीं फॉलो किया। शासन ने हालांकि सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। सीधे तौर पर पटाखे की दुकानें नहीं लगने दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं गलियों में और मार्केट में लोगों को चोरी छिपे पटाखे मिल रहे थे और उनकी अवेलेबिलिटी जो थी उससे ये साबित हुआ कि कल रात में खूब जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसके चलते आज सुबह सांस लेना भी मुश्किल है। अभी भी दोपहर बाद से भी आतिशबाजी का एक बार फिर से दौर शुरू हो गया, क्योंकि जो पटाखों का दौर रहता है वो 2 से 3 दिन चलता है और आज भी आतिशबाजी हो रही है। ऐसे में लोगों को खुद से सोचना चाहिए कि एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। हालांकि सरकार ने पहले ही सख्त नियम बनाए थे और एक बात पहले और भी कही गई थी कि अगर रोक नहीं लगी तो 2 घंटे के लिए छूट दी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से लोग दिन भर आतिशबाजी करते रहे, कल पूरी रात आतिशबाजी करते रहे और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लोग एनजीटी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर एक ही बहाना है, क्योंकि जिस तरीके से लीगल तरीके से अगर बात की जाए, जो पटाखे बनाते हैं, बेचते हैं, उन पर तो रोक लगा दी गई थी, लेकिन जो अवैध तरीके से पटाखे बनाते हैं और अवैध तरीके से ही बेचते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्यों कुछ नहीं किया? देखिए हितेंद्र, लोगों का एक साफ सा बहाना है कि एक दिन पटाखे जलाने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक बात समझनी होगी कि प्रदूषित शहर हो चुका है राजधानी लखनऊ। यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है। अगर सुबह मॉर्निंग वॉक पर जो लोग निकलते हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि जो सांस के पेशेंट है वो सुबह ना निकले। धुंध काफी होती है, अन्य तमाम तरीके की बीमारियां हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी और कहीं ना कहीं पटाखों और आतिशबाजी से थोड़ा सा दूर रहना होगा। देखिए, प्रशासन ने कार्रवाई करी, मार्केट नहीं लगने दी, कई जगह छापेमारी करी गई, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर से पटाखे जरूर अवेलेबल थे, जिसके चलते कल जमकर आतिशबाजी हुई है। अभी भी इस वक्त भी शाम हो चुकी है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और आतिशबाजी का एक बार फिर से दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली की तरीके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी यही हाल है। यहाँ पर 2 दिन से ऐसा चल रहा है कि सांस लेना भी मुश्किल है और आज सुबह AQI लेवल लगभग 1400 के पार हो गया। एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर होने का। जी बिल्कुल पुनीत, जब हम आपसे अभी लाइव बातचीत कर रहे हैं तो सुनाई दे रही है वो आवाजें जो पीछे पटाखे चल रहे हैं, क्योंकि लगातार त्योहार अभी और भी हैं। अकेले दिवाली के त्योहार पर ये पटाखे नहीं चलाए जाते, उसके अलावा भी पटाखे जो हैं वो चलाए जाते हैं और वही सब कुछ वहां से सुनाई दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो राजधानी में ये तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर पटाखे जो हैं जलाए गए हैं और इसी की वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो भी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज वहां पर किया गया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। छोरे तीसरा लिखड़ा पहला साल आड़ी की तक गोज मेताऊ दुगना कर दिया माल और किताऊ भिंडी प्याज टमाटर बैंगन ई बो है भरपाई मान बढ़ा किसान का और खूब बड़ी कमाई। मारा पानी मारी विरासत यो बचाना जारी से अखिर आले खेत पहुंचाया और आगे की तैयारी से हाड़ी तक ट्रेनिंग देके करा उसका जो मार्गदर्शन। एमएसपी पे फसल खरीद के दूर करी या टेंशन। और बता सम्मान निधि तक छोटे किसान की मुश्किल कर दी हल। प्याज जुर्माने माफ कर दिए, दिया किसान ते बल। अम्बे 1 साल में 5 साल की तैयारी कर दी भाई। हरियाणा का बढ़िया हाल भाई, चोखा लिखड़ा पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजधानी पटना में एनडीए के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात भी कर ली है, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोमवार शाम 4:30 बजे का समय तय किया गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की है, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पर सुशील मोदी की मजबूत दावेदारी के बाद भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सीएम नीतीश ने कहा है कि इस बात की थोड़ी देर में जानकारी मिल जाएगी। और वहीं अगर बात केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की जाए तो उन्होंने भी बीजेपी के विधायक दल के नेता और उपनेता का नाम तो बता दिया, लेकिन डिप्टी सीएम पर उन्होंने कहा है कि ये लोग बैठकर फैसला करेंगे। और इसके बाद जिस तरीके से सुशील मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है कि मुझसे कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि डिप्टी सीएम के नाम से सुशील मोदी का पत्ता जो है वो कट चुका है। उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा। और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, वो सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं। और नीतीश जी के साथ सारे सभी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल
शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? डिप्टी सीएम कौन है? डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग। मिथिलेश मिश्रा हमारे ब्यूरो हेड बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है डिप्टी सीएम के बारे में? क्या सुशील मोदी का पत्ता जो है वो कट चुका है? देखिए, ये कहना अभी जल्दीबाजी है, लेकिन जिस तरीके का भावनात्मक जो उन्होंने ट्वीट किया है उससे तो यही अभी लग रहा है कि अब की बार सुशील कुमार मोदी का सीएम पद पे डिप्टी सीएम बनना शायद मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ तारकिशोर प्रसाद का नाम उल्लेखित किया जा रहा है, चूंकि उन्हें नेता बनाया गया है विधायक दल का, तो निश्चित तौर पे एक जिस तरीके का ये सनसनीखेज अभी अचानक उजागर हुआ तो अपने आप में एक पेच है। लेकिन एक अहम बैठक हुई उसमें एक अहम बात सामने में एक बार और भी आया कि तारकिशोर प्रसाद का जो नाम का उल्लेख किया गया था वो उल्लेख सिर्फ और सिर्फ सुशील कुमार मोदी ने किया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 3 बार ट्वीट कर करके अपनी बातों को रखा है, कहा है कि 40 वर्षों तक हमने आरएसएस को और भाजपा को दिया है और कोई भी शख्सियत कार्यकर्ता बनने से रोक सकता नहीं है। यानी कि उनके पहले से दिमागों में ये चल रहा है ये बात है कि शायद हमें अभी डिप्टी सीएम का जो पद है हमें हासिल नहीं हो पाएगा। तो अभी एक बात ये साथ सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम पर अभी भी पेच लगी हुई है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है कि अभी किनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जी, कौन से ऐसे बड़े नेता हैं बीजेपी के जिनका नाम आगे चल रहा है, जिनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? मिथिलेश, देखिए, अब की बार जिस तरीके का चल रहा है रणनीति जिस तरीके का तैयार किया गया उससे अभी नाम का उल्लेखित करना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। पहले चौपाल की बातें आई थी, फिर उसके बाद अभी तारकिशोर जी की बातें आ रही है, चूंकि ये भी दिग्गज नेता है और उनको नेता चुना गया है खास करके, तो निश्चित तौर पर चूंकि चुनने वाले शख्सियत भी आपके सुशील कुमार मोदी ही है, उन्होंने ही अपने इनके नामों को उल्लेख कर करके सर्वसम्मति से पारित करा भी दिए हैं। तो जब नेता इन्हें खास करके चुना गया है तारकिशोर प्रसाद को, तो निश्चित तौर पे एक सीधे जो छन करके बात आ रही है बीजेपी में, तो शायद डिप्टी सीएम का नाम इन्हें जाया जा सकता है। लेकिन ये सारी अटकलें आपका कल तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल 4:30 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए सारा कुछ करेंगे, तो बयान हो जाएगा, सब कुछ लगभग क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस दरमियान में जिस तरीके का अटकलें के बाजार गर्म है, उसमें डिप्टी सीएम का ही मिले करके पेच अभी अटका हुआ, खास करके मंत्रिपरिषद में बहुत सारे ऐसे भी पद हैं जिनकी अभी तक किसी का भी उल्लेखित नहीं किया गया कि किन किन मंत्री को, कौन कौन शख्सियत को मंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन एक बात जो सामने छन करके आ रही है उसमें ये बात सामने आ रहा है कि जो पहले पुराने मंत्रालय में जो लोग थे और ये सारे लोग को फिर से मंत्री पद हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन इसमें भी 8 ऐसे मंत्री हैं जो हार चुके हैं। तो 8 मंत्री भी उनके पद जो रिक्त हो चुके हैं, वही मंत्री भी बीजेपी के खेलने से संभवतः जाने की प्रयास है। तो अब ये कहा जा सकता है कि कल पूरी की पूरी 4:30 बजे जब वो शपथ। जी बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, जिस तरीके से कल शाम को 4 से 4:30 बजे के बीच यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी के इस समारोह में शामिल होंगे? देखिए, शीर्ष नेता के रूप में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम उल्लेखित से तो भी आने की संभावना होता है, और इसके साथ में जितने भी मंत्रालय में खास करके आपके राजनाथ सिंह तो मौजूद हैं, पर्यवेक्षक हैं, सारे उन्हीं की देख रेख में ये सारी गतिविधियां हो रही है, तो इनके आना भी लाजमी है। और उसके साथ में आपका भूपेंद्र है और फर्नांडिस भी मौजूद है यहाँ पे। तो लगभग जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, ये सारे लोग कल के वहाँ पे उपस्थित नजर आएंगे और शपथ ग्रहण के समय में मौजूद रहेंगे। जी मिथिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, बिहार की बागडोर को नीतीश कुमार ही संभालेंगे, इस बात का फैसला हो गया है। लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਟਾਈਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਬਣਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਪਿੰਡ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48,910 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 2,774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕਰ 2,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ, 48,910 ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਖ਼ੁਆਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੁਹਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। 750 ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ 750 ਸਾਂਝੇ ਮੈਦਾਨ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा उपचुनाव में आए परिणाम को लेकर ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने ईवीएम पर यह कहा है कि हमसे भी ईवीएम के जादूगर मिले और उन्होंने सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया, लेकिन हम गांधी जी की पार्टी के लोग हैं, हम छल कपट से चुनाव नहीं जीतना चाहते और बीजेपी ने जीत के लिए छल किया है। जो मुसीबत बन सकते थे बीजेपी ने उन्हें जानबूझ करके हराया है। इमरती देवी और ऐंदल सिंह कंसाना उनके गले की हड्डी बन जाते तो इसलिए उन्हें हरा दिया गया। टारगेटेड था। मैंने कहा कि बीजेपी जिसे हराना चाहती थी, जो उनके लिए सूतक थे, जैसे इमरती देवी कहीं न कहीं गले की हड्डी बनती,
एदल सिंह कंसाना कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनती। ऐसे कई लोगों को बीजेपी ने निपटाया है, बाकी कंफर्टेबल मेजोरिटी लेके सरकार में बैठे। तुलसी सिलावट काफी अंतर से जीते 53,000। ये वो खुद बेचारे तुलसी सिलावट जी बोलते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि 5 से 10,000 के बीच में जीतूंगा, अब 50,000 से जीत रहे हैं 53,000 से। तो ये तो साफ लग रहा है कि देखिए हम लोगों से भी कई ईवीएम मशीन के जादूगर लोग टकराए थे इस चुनाव में, लेकिन हमारा सिद्धांत था कि गांधी जी की पार्टी है, हम लोग छल बल कपट से सत्ता काबिज नहीं करेंगे। अपने सिद्धांतों पे, अपनी भुजाओं पे विश्वास करके हम लोग सत्ता पे पुनः काबिज होंगे। लेकिन वो जो टीम मुझसे 2-3 टकराई थी कि साहब आप तो हमें ताले में बंद कर देना, 28 के 28 रिजल्ट आपके पक्ष में आए तब आप हमारा मेहनताना देना। हमने पंजाब में पिछले करीब 50 दिनों से रेलों का परिचालन बंद है और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर पड़ा है, जिसके कारण रेलवे ने यात्री ट्रेनों के अलावा मालगाड़ियों को भी रद्द कर दिया है और ट्रेनों के नहीं चलने से यात्रियों के साथ ही सेना को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों और मालगाड़ियों के रद्द होने से सेना को जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है और सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात सेना और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के लिए जरूरी सामान अक्टूबर महीने के आखिर में खत्म हो गया था। इसके बाद जरूरी सामान जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश के पास से इलाकों से सड़क के रास्ते वहां पर भेजा जा रहा था, लेकिन इस बीच बर्फबारी होने की वजह से लद्दाख का रास्ता बंद हो गया और जरूरी सामान वहां पर नहीं पहुंच पा रहा। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कितनी परेशानियों का सामना सेना को वहां पर करना पड़ रहा है? जो जरूरी सामान मालगाड़ियों के जरिए पंजाब के रास्ते रेल से पहुंचता था, मालगाड़ी से पहुंचता था, उसको अब पहले सड़कों से पहुंचाना पड़ रहा है और उसमें भी कठिनाइयां सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए हतेंद्र, कहीं ना कहीं जो किसानों का आंदोलन पंजाब में चल रहा है वहाँ काफी ज्यादा नुकसान जो है सेना को भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से माल पहुंचना चाहिए इन सर्दियों के दिनों में, जिस तरह से चाइना के साथ रिश्ते जो हैं अभी खराब चल रहे हैं, वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है और ऐसे में वहां पर खाने पीने का सामान और जो ड्रेसेस हैं वो पहुंचनी चाहिए, तो उस पर खासा असर जो है ट्रेन का रूट और सड़क मार्ग जो है बंद होने के कारण जो है काफी असर पड़ रहा है। हालांकि हिमाचल के रास्ते जो है वो भेजा जा रहा था सामान, लेकिन अब बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है और रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में किसानों को समझना होगा कि हमें जो सेना हमारी बॉर्डर पर तैनात है उनके लिए जो सामान है उस जो रसद उनको पहुंचाई जाती है उसके लिए उनको रास्ता देना होगा और कुछ ट्रेनों को चलने की इजाजत भी जो है वो दे देनी चाहिए, क्योंकि किसान जिस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार ने जो बिल आया था उसके खिलाफ जो है लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। पंजाब के कई रास्ते जो हैं बंद हैं, ट्रेन रूट जो है उनको बाधित किया गया है किसानों की तरफ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका सबसे ज्यादा बुरा असर जो है वो सेना के ऊपर पड़ा है, उसका खामियाजा जो है सेना को उठाना पड़ रहा है। सत्येंद्र, बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है उसकी वजह से सेना को भी वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पूर्वांचल का महापर्व छठ इस बार 20 और 21 नवंबर को मनाया जा रहा है। हर साल पूर्वांचल के लाखों लोग महापर्व छठ पर अपने मूल निवास उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चंडीगढ़ से रवाना होते हैं। पंजाब में रहने वाले पूर्वांचल के लोग इस त्योहार को अपने घरों पर जाकर के अपने इस खास त्योहार को मनाते हैं और मनाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस बार पंजाब में किसानों का आंदोलन जो है वो जारी है और इसकी वजह से चंडीगढ़ से यूपी और बिहार की लंबे रूट की सभी ट्रेनें रद्द हैं। इसके अलावा इस पर्व के लिए विशेष रेल का प्रबंध भी भारतीय रेलवे की तरफ से किया जाता रहा है, लेकिन आंदोलन के चलते इस बार पूर्वांचल के लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। महापर्व छठ पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से इस बार पूर्वांचल के लोगों के लिए कोई भी स्पेशल ट्रेन चल पाना मुश्किल है। तो जिस तरीके से दिवाली और दिवाली के साथ साथ जो भी कई महत्वपूर्ण त्योहार इन दिनों मनाए जा रहे हैं
उनके लिए विशेष ट्रेनों का प्रबंध किया जाता है भारतीय रेलवे की तरफ से, लेकिन इस बार नहीं हो पाया है पंजाब के किसानों की वजह से। जिस तरीके से पंजाब में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और यही वजह है कि जो छठ पूजा पूर्वांचल में एक बड़ा महापर्व मनाया जाता है, उसको लेकर के भी जो लोग अपने घरों पर जाकर के इस खास त्योहार को मनाते थे वो अब नहीं जा पाएंगे। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। विनीत, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल रेलवे की तरफ से? क्या छठ पूजा पर भी विशेष ट्रेनें जो चलती थी वो इस बार नहीं चलाई जाएंगी? विनीत, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी। विनीत, क्या इस बार छठ पूजा पर जो विशेष ट्रेनें हर बार चलती रही हैं, क्या इस बार नहीं चल पाएंगी किसानों के आंदोलन की वजह से? बिल्कुल, देखिए अगर ट्रेनों की बात करें तो फिलहाल जिस तरह से पंजाब सरकार के बीच में और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उसके बीच में किसानों के मसले पर, केंद्रीय कानूनों के मसले पर एक बड़ा तनाव का स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, एक बड़ा टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार छठ पूजा है उसको लेकर लोग जो छठ पूजा है उसको लेकर लोग जो है वो ट्रेनों के माध्यम से पंजाब से कहीं ना कहीं अपने एरियाज में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पंजाब में फिलहाल यात्री ट्रेनें जो हैं वो चलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हाँ, मालगाड़ियों की बात करें तो जरूर मालगाड़ियां जो हैं वो चलने पर विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन फिलहाल यात्री ट्रेनें जो हैं वो पंजाब से नहीं चलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी भी जो मालगाड़ियां हैं उसको लेकर कोई फैसला केंद्र जो है वो लेता हुआ नजर नहीं आया कि क्या पंजाब में लोगों को राहत देनी है या फिर नहीं देनी, क्योंकि टकराव की स्थिति है। लगातार पंजाब सरकार से आह्वान किया जा रहा है कि आप सुरक्षा मुहैया कराएं, लेकिन अब जब किसानों ने आश्वासन दे दिया, सरकार सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र जो है वो संजीदा होता नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक बुलाई है और इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना की स्थिति पर मंथन करेंगे। उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के उपाय पर यह चर्चा होनी है और ये दूसरी बार है जब अमित शाह दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या में इजाफे के बाद हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने जून जुलाई में दिल्ली में कई बैठकें की थी और उस समय कई कोविड सेंटर का भी दौरा उन्होंने किया था और राज्य सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में शनिवार को 7,340 नए कोरोना के मामले सामने आए, 96 मौतें हुई। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कुल मामले 4,82,170 तक पहुंच गए और दिल्ली में 44,456 सक्रिय मामले हैं, जबकि 7,519 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो चुकी है। अहम बैठक बुलाई गई है कोरोना की स्थिति को लेकर के। दिल्ली में लगातार अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से कोरोना की स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है और लगातार जिस तरीके से मामलों में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि एक बार जब दिल्ली के सीएम के साथ इससे पहले जब बैठक हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब दिशा निर्देश दिल्ली सरकार को दिए थे और खुद संभालने की कोशिश की थी कोरोना की स्थिति को, तो कोरोना एक बार के लिए नियंत्रण में जरूर आ गया था। दिल्ली में काफ़ी कम संख्या में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 7,000 से ज़्यादा मामले हर दिन अब सामने आ रहे हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 7,519 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। और फिलहाल अगर बात की जाए सक्रिय मामलों की, तो सक्रिय मामलों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है क्योंकि त्यौहार का भी सीज़न है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो दिल्ली के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और इसी वजह से अभी तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री एक बार फिर से बैठक कर सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने ये बैठक बुलाई है और इस अहम बैठक में कोरोना की स्थिति पर ही विचार होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये विशेष बैठक बुलाई सीएम केजरीवाल राज्यपाल के साथ और यहाँ पर ये बैठक होनी है, अहम बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय में, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के स्तर की अगर बात की जाए तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना के मामलों में बड़ी तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है।
और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं। सीएम का दौरा मुख्यतः केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में धूमधाम से दिवाली मनाई। शनिवार को सीएम यूपी के गोरखपुर में रहे गोरखनाथ मंदिर परिसर में उन्होंने अपने आवास पर दिवाली में पूजन किया और सीएम अब बाबा केदार के दर पर रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद सुबह बाबा केदार के पूजन और दर्शन करके वो बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे और इसके बाद वो यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि केदारनाथ में सर्दियों की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यहाँ अभी कड़ी ठंड पड़ रही है, बावजूद इसके यहाँ पर दिवाली में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे थे। वहीं यूपी के शामली में जमालपुर गांव में दिवाली के दिन आपसी कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दरअसल ई रिक्शा में तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे, जिसका विरोध किया गया तो विरोध करने पर दबंगों ने हमला कर दिया, चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने मृतक को बचाने आए एक युवक को भी चाकुओं से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और घटना के बाद दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें हाई सेंटर रेफर कर दिया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई और दूसरे का करनाल में उपचार जारी है। मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। था वो बाहर चले गया था, अगर मेरे भाई का तो पहले चक्कू मारे, हम उसको देखने चले गए, मैं पता नहीं कौन है बाहर कौन नहीं है। फिर एक और आया, उसको चक्कू मार के पहले लट मारा, फिर चक्कू मारा, मार के फिर वो कह लगा मौसी मेरे को चक्कू मार दिया, जल्दी पकड़ ले। वो चक्कर आगा बाहर गिर गया, फिर उसको हमने उठा के फिर उसको देखा दूसरे को, एक उसमें एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में जी हमने दोनों को डाल के ले गए। कौन लोग थे चक्कू मारने वाले? उनका नाम बोले, नाम बोले, गाँव के ही थे? हाँ जी गाँव के ही है। वो अपने भाई गौरव को साथ लेकर के आए तथा अपने साथ चाकू लेकर के आए, जिससे उन पर अचानक आक्रमण कर दिया, जिनमें से 2 व्यक्तियों को चोट आई, रूपेंद्र और हरिओम। दोनों को सीएससी ले जाया गया। सीएससी से उनको हायर सेंटर पर रेफर किया गया। उनको हायर सेंटर पर ले जाते समय हरिओम की रास्ते में मृत्यु हो गई तथा जो दूसरे रूपेंद्र घायल हैं उनका उपचार चल रहा है, वो करनाल में अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों आरोपी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज़।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर